स्टूडेंट, डेबिट और क्रेडिट के हमने पिछले वीडियो में सीखे थे आधुनिक नियम। अब हम परंपरागत नियम जिनके आधार पर जर्नल में भी लेखा किया जाता है, आगे लेखा पुस्तकों में भी लेखा किया जाता है, उन नियमों को भी हमें सीखना है। लेकिन उन नियमों को सीखने के पहले आप पेज नंबर 3.27 पर देखें, आपको खाते का अर्थ एवं प्रकार दिए हैं और आपके परंपरागत जो सिद्धांत है इन्हीं खातों के आधार पर है। तो पहले हम वो अर्थ क्लियर करते हैं। खाते का अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु, सेवा, व्यक्ति विशेष से संबंधित जो समस्त लेखा, आपने पढ़ा व्यवसाय में विभिन्न मदें जो होती है उन पर लेखांकन शोधों का प्रभाव पड़ता है। तो इन संबंधित मदों का लेखा जिस एक स्थान पर विधिवत किया जाता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? खाता। भैया ये खाने वाला खाता नहीं, खाता या उस एक स्थान को जहाँ हम लेखा कर रहे हैं उसे हम कहते हैं खाता या इंग्लिश में अकाउंट। और इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है A/C। ठीक है, कुछ लोग स्मॉल a/c भी लिखते हैं, कुछ लोग कैपिटल A/C लिखते हैं। तो आप ये वाला प्रेफर करेंगे, इसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। खाता शब्द उसे कहा जाता है जहां पर किसी वस्तु, व्यक्ति या आय या व्यय से संबंधित समस्त मदों को जिसे एक स्थान पर आप लिख रहे हैं वो स्थान क्या कहलाता है? खाता या अकाउंट कहलाता है। ये शब्द आपके लिए नया नहीं, बैंकों में हम क्या खुलवाते हैं? खाता। जहां हमारे संबंधित समस्त शोधों का लेखा किया जाता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? हमारा खाता कहते हैं। ठीक है, खाता आपको दो भाग होते हैं खाते के, हमेशा याद रखना। जैसे प्रत्येक सौदा दो पक्षों पर प्रभाव डालता है, वैसे ही खाते के भी दो प्रभाव होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। ठीक है, ये दो पक्ष होते हैं। अब हम पढ़ते हैं खातों के प्रकार कितने होते हैं। आपके बुक में चार्ट दिया हुआ है, आप उसे देखें पेज नंबर 3.28 पर। खाते तीन प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत खाता। मूल रूप से खाते दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत। अव्यक्तिगत को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। हम पहले व्यक्तिगत खाते को समझ लें। व्यक्तिगत खाते को कहा जाता है पर्सनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाते क्या होते हैं, इनकी क्या पहचान है? व्यक्तिगत खाते वे खाते जिसमें समस्त वास्तविक व्यक्ति, अकृत्रिम व्यक्ति अर्थात मनुष्यों के खाते आते हैं। जैसे राम, श्याम, हरि, आप किसी भी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं। साथ ही व्यापार के स्वामी के खाते, वह सब खाते काय में आएंगे? पर्सनल अकाउंट में। साथ ही साथ व्यक्तिगत खाते के भी तीन भाग होते हैं। पहला भाग होता है अकृत्रिम व्यक्तिगत खाता, नॉन आर्टिफिशियल, मतलब ऐसे जिसमें नेचुरल जो मनुष्य हैं वे सब व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हम लें, अगर मान लीजिए तो राम का खाता। देखो, अगर मैं केवल का शब्द न लगाऊं, राम खाता, तो आप क्या अर्थ निकालोगे? राम खाता, है ना, ये अर्थ निकालोगे। जबकि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि राम नाम का जो व्यक्ति उसका खाता, तो हम इसे अपोस्ट्रोफी एस लगाकर बताएंगे राम्स अकाउंट, राम का खाता, श्याम का खाता। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मेरा खाता हो सकता है, आपका खाता हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का। इसके अंतर्गत मूल रूप से आते हैं हमारे देनदार और लेनदारों के खाते, वे व्यक्ति जिनसे हमें रुपया लेना है या वे व्यक्ति जिन्हें हमें रुपया देना है। साथ ही एक होता है व्यापार के स्वामी का खाता। अब व्यापार के स्वामी का खाता, तो आप यहाँ ध्यान रखना, ये चीज स्पष्ट रखना कि व्यापार की पुस्तकों में कभी भी व्यापार के स्वामी का नाम नहीं आता। जैसे आप अपनी फेयर कॉपी बनाते हैं तो फ्रंट पेज पे एक बार अपना नाम लिख देते हैं, फिर हर पेज पे क्या आप अपना नाम लिखते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम हमारी कॉपी में बार बार अगर हमारा ही नाम लिखते रहेंगे तो जो वास्तविक स्टडी मटेरियल है उसे कहाँ लिखेंगे? तो व्यापार का स्वामी की भी पुस्तकें होती हैं, इसलिए व्यापार का स्वामी अपनी पुस्तकों में अपना नाम नहीं ले सकता। इसलिए व्यापार के स्वामी के आप ध्यान रखना दो खाते हैं। एक पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। पूंजी व्यापार में कौन लगाता है? व्यापार का स्वामी। तो ये जो कैपिटल अकाउंट है या पूंजी खाता, ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? व्यापार के स्वामी का। इसी प्रकार से आहरण, आहरण का मैंने आपको अर्थ बताया था। जब व्यापार का स्वामी अपने निजी उपयोग के लिए कुछ निकालता है व्यापार से तो उसे हम क्या कहते हैं? आहरण। इंग्लिश में कहते हैं ड्रॉइंग्स। पूंजी को क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट। और आहरण को क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स अकाउंट। ये दोनों कार्य केवल कौन कर सकता है? व्यापार का स्वामी।
व्यापार में पूंजी भी कौन लगाएगा, व्यापार में धन भी कौन देगा, तो व्यापार का स्वामी। और व्यापार से निजी उपयोग के लिए राशि या सामग्री निकालने का अधिकार भी किससे है, केवल व्यापार के स्वामी को। तो ये ध्यान रखना कि व्यापार के स्वामी के खाते व्यापार के नाम से न, उसके खुद के नाम से न खुलकर कैपिटल और ड्राइंग्स के नाम से खुलेंगे, लेकिन पीछे चूंकि व्यक्ति ही छिपा हुआ है इस खाते के, इसलिए इसे किस श्रेणी में रखा जाता है, व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में। ये कौन सा चल रहा है हमारा, अब अकृत्रिम व्यक्तिगत खाता। अब अगला लेते हैं हम अकृत्रिम के साथ कृत्रिम, आर्टिफिशियल। कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते में वे खाते आते हैं जो आर्टिफिशियल बॉडी के हो। आर्टिफिशियल बॉडी मीन्स जिन्हें कानून द्वारा बॉडी प्रदान की गई है, उनका अस्तित्व माना गया, जैसे संस्थाएं। वे सब कार्य जो एक व्यक्ति अपने व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए कर सकता है, संस्थाएं भी कर सकती है, जैसे बैंक, बीमा कंपनियां, आपका विद्यालय, चिकित्सालय, ये सब संस्थाएं हैं। इनकी आर्टिफिशियल बॉडी है, नेचुरल बॉडी नहीं है, इन्हें हम देख छू नहीं सकते, लेकिन इनका अस्तित्व होता है, व्यवसायिक इनकी मान्यता होती है, वैधानिक मान्यता होती है। इनसे संबंधित जितने खाते होते हैं वे सब में आते हैं कृत्रिम व्यक्तिगत खाते में। थर्ड होता है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते, जो व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करे। प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते की पहचान मैं आपको बता दूं, आपके अवास्तविक खाते जो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी, उनके आगे ये जो शब्द है अदत्त या पूर्णदत्त, अप्राप्त या अग्रिम, अनुपार्जित भी कहते हैं इसे, आउटस्टैंडिंग, प्रिपेयर्ड, एक्रूड या अनएक्रूड या अनअर्न्ड भी कहते हैं, एडवांस भी कहते हैं। ये चार शब्द में से कोई शब्द, ये इनमें से एक कोई भी शब्द किसी खाते के, अवास्तविक खाते के आगे लग जाता है तो वो खाता क्या बन जाता है, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, क्योंकि किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे किसी कर्मचारी को वेतन देना बाकी रह गया तो उसे हम कहते हैं अदत्त वेतन, ठीक है। अब ये वेतन किसे देना है, किसी व्यक्ति को देना बाकी रह गया, इसलिए उसे हम किस श्रेणी में रखेंगे, व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में। तो आप ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत खाते के तीन प्रकार, अकृत्रिम, कृत्रिम एवं प्रतिनिधि। पहचान क्या, या तो व्यक्तियों के खाते या संस्थाओं के खाते या ऐसे खाते जिनके आगे ये चार शब्द लग जाते हैं। दूसरा खाता व्यक्तिगत के बाद आता है आपका अव्यक्तिगत खाते। अव्यक्तिगत खाते में व्यक्तियों के खाते जो न हो उन्हें हम कहते हैं अव्यक्तिगत खाते। तो अव्यक्तिगत खाते में हम बंटवारा कर लेते हैं। पहला आता है वास्तविक खाता या वस्तुगत खाता भी इसे कहते हैं, इसको कहते हैं रियल अकाउंट। इनकी क्या पहचान, वास्तविक खाते की पहचान ये कि समस्त वस्तुएं, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य हो, मूर्त हो या अमूर्त हो, उन्हें काय में शामिल करेंगे आप, वास्तविक खाते में। इनके भी दो भाग हैं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त वे जिन्हें हम देख सकें, छू सकें, टेंजिबल हो, जो छुई जा सके, ऐसी वस्तुएं, और अमूर्त जिन्हें हम देख छू न सके उन्हें हम इसमें शामिल करते हैं। पर वे सब होने किस रूप में चाहिए, वस्तुओं के रूप में। जैसे व्यापार में कौन कौन सी वस्तुएं लगती है, फर्नीचर, मशीन, आधुनिक रूप में कंप्यूटर, टाइपराइटर, आपका जो बिल्डिंग है, प्रेमाइसेस है, लैंड है, आपका कैश, आपके गुड्स, माल, ये सब किस रूप में होते हैं, आपके वास्तविक खाते के रूप में होते हैं। अमूर्त जो दिखते नहीं, एकस्व, पेटेंट, कॉपीराइट, ये अधिकार जो आपको मिलते हैं जिनका उपयोग आप व्यवसायिक उन्नति के लिए, लाभ कमाने के लिए करते हैं, इन्हें भी आप क्या में शामिल करेंगे, वास्तविक खाते की श्रेणी में रखेंगे। थर्ड होते हैं अवास्तविक खाते। इन्हें नाम मात्र के खाते या नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं, नॉन रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं इन्हें, जो केवल नाम मात्र के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। इनकी पहचान क्या, समस्त खर्चे, आय, लाभ और हानि के खाते, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, कोई ना वो वस्तु है ना कोई व्यक्ति है, जैसे वेतन, ब्याज, कमीशन, बोनस, बट्टा, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये नाम मात्र के लिए व्यवसाय में प्राप्ति और भुगतान के आधार पर तय करते हैं कि ये खर्चे, आय है, लाभ या हानि है। जैसे मैंने किसी को वेतन दिया है, इसलिए वो मेरा क्या हो गया, खर्चा। मुझे किसी से वेतन मिला तो वो मेरी क्या हो गई, आय। तो आपको इस आधार पर तय करना है कि वो खर्च, आय, लाभ, हानि किस श्रेणी में
आएगा। तो इस प्रकार से आपके खाते के 3 प्रकार थे। इन खातों के 3 प्रकार के आधार पर ही आपके परंपरागत नियम बनाए गए हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण नियम, जिनके आधार पर पूरी लेखांकन प्रक्रियाएं आगे हमारी बढ़ेगी। बहुत ध्यानपूर्वक उन्हें हम समझेंगे।